जैसे कक्षा में हम लोग जाते हैं और छात्र को प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के क्रम में हम लोग पढ़ाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। उस क्रम में वह जो है जड़ के द्वारा जल एवं खनिज लवण ग्रहण ले करके पत्तियों में आता है। पत्तियां जो है स्टोमोटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। स्टोमोटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ले करके और पौधे में क्लोरोफिल जो होता है वह सूर्य की रोशनी को कैप्चर करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। उसमें वह जो है कार्बोहाइड्रेट बनाता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। यह जो है बच्चों का ज्ञान हो गया। लेकिन ज्ञान के बाद में वह जो है उसको बोध करने के लिए, जैसे यह जो है डिफिनीशन समान रूप से सभी छात्र जो है याद कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। कक्षा में सभी छात्र सुना भी देते हैं। मैं जहाँ तक अनुभव किया हूँ, अगर प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा जो है छात्रों को याद कराया जाए तो यह सभी को ज्ञान हो जाता है और वह याद कर लेता है। लेकिन उसको सेकेंड स्टेप में जो है बोध जो है उसको सबको नहीं हो पाता है। ज्ञान जो है 90% को हो गया, 90% बच्चे जो है नॉलेज उसको हो गया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, याद भी कर लिया। लेकिन हम लोग देखते हैं जब वह परीक्षा में लिखने का क्रम आता है तो सभी लोग लिख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते हैं? क्योंकि उसको बोध नहीं हुआ। और जिस छात्र को बोध हो जाता है वह जीवन में कभी भी उसके बारे में वह आसानी से जब कभी भी पूछा जाता है तो वह तुरंत बता देता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। जीवन में हमेशा जैसे एक पाठ जो है द्रोणाचार्य जो है सभी को सिखाए, उसमें युधिष्ठिर भी थे। क्रोध मत करो, सब बच्चे सुना दिए कि क्रोध मत करो। लेकिन जब युधिष्ठिर के पास में गए द्रोणाचार्य, कहे कि तुमको पाठ याद हो गया है क्या? द्रोणाचार्य बोले, युधिष्ठिर बोले कि नहीं मुझे नहीं याद हुआ है। उनको गुस्सा आया, एक छोटा सा पाठ तुमको अभी तक नहीं याद हुआ, और उनकी पिटाई भी कर दिए। तब बोले युधिष्ठिर कि हाँ अब मुझे याद हो गया कि क्रोध मत करो, यानी वह उनको जीवन में उतर गया। तो उसी प्रकार से हम लोग प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा तो याद करा दिए, नॉलेज उसको हो गया, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं हुआ, बोध नहीं हुआ। अगर बोध नहीं होगा तो नॉलेज है वो भूल जाएगा, लेकिन जब उसको हम लोग बोध करा दिए, सेकेंड स्टेप में आ गया, तो उसको बोध रहेगा, कभी भी लिख सकता है। अब जो है एप्लीकेशन, वह प्रयोग करेगा, वह देखने का प्रयास करेगा कि वास्तव में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन निकलता है क्या। वह उसका प्रयोग करके देखेगा, ऑक्सीजन निकलता है क्या, कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसको वह जांच करके देखेगा।
कहाँ से निकलता है यह भी देखेगा। अगर पौधे जो है भोजन बनाने के लिए जल अगर लेते हैं तो क्या सही में यह जल जाता है? वह भिन्न भिन्न प्रयोग करके छात्र जो है, लर्नर जो है, जांचने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से वह जो है जल जाता है। इसको जांचेगा वह, हम लोगों को बताए हुए बातों को भी नहीं मानेगा, बल्कि वह प्रयोग करके देखेगा कि वास्तव में जल जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं क्या। तो यह इस प्रकार से वह उसको जो है एप्लीकेशन करेगा, प्रयोग करेगा। उसके बाद में एनालिसिस, वह विश्लेषण करेगा। ऑक्सीजन क्या है, क्या इसका उपयोगिता है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसको भिन्न भिन्न प्रकार से विश्लेषण करेगा। और विश्लेषण करने के बाद में वह सिंथेसाइज भी करेगा कि पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए पौधे को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। उसके बाद में वह अंतिम चरण इवोल्यूशन करेगा और इन सब प्रयोग करके हो सकता है कि वह अपने जीवन में कुछ नया आविष्कार कर दे। इस प्रकार से जिन वैज्ञानिकों का नाम मैंने बताया था, उन्होंने नॉलेज, कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, इवोल्यूशन से आगे जाकर के सिंथेसिस भी किए, नए आविष्कार किए, जिसके कारण वह आगे बढ़े। हम सब लोग महात्मा गांधी का नाम सुने हैं। महात्मा गांधी बहुत अत्यधिक इंटेलिजेंट नहीं थे, लेकिन उनको अपने ज्ञान को अंतिम क्रिएटिंग ले गए और कुछ ऐसे प्रयोग किए जिसके कारण वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। और नया, जैसे सत्य और अहिंसा का उन्होंने प्रयोग किया, इम्प्लीमेशन किया और विश्व में प्रसिद्ध बन गए। इसी प्रकार से जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश के वैज्ञानिक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद कक्षा में पढ़ने में सबसे तेज नहीं थे, लेकिन उन्होंने ज्ञान के सबसे सुपरलेटिव पोजीशन पर पहुंचे और क्रिएशन किए, नया आविष्कार किए और मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। तो इस प्रकार से वह प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि ज्ञान, लर्निंग के अंतिम स्टेप तक वह पहुंचे। उस प्रकार से छात्र जो है वो हम लोग अंतिम लेवल तक ले जाए तो सबसे उत्तम होगा और हम लोगों का अध्यापन सफल माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि लर्निंग जो है के 3 क्षेत्र है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक। इस तीनों क्षेत्र के द्वारा हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं और बच्चे भी इन तीनों क्षेत्र से ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इस आधार पर हम लोग जो है अपना पाठ्य योजना बनाएं ताकि बच्चे को अंतिम स्तर तक लर्निंग हो सके। तभी जो है एजुकेटर का सही से हम लोग भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी शिक्षक हैं सबको निश्चित रूप से ब्लूम टैक्सोनॉमी का डीपली अध्ययन होना चाहिए और इनके लेवल की जानकारी होना चाहिए, ताकि हम लोग अध्यापन को सही ढंग से कर सके।
तो हम लोगों ने देखा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में 6 स्तर हैं। सिंपल जो है नॉलेज है, सबसे नीचे नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में कंप्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवोल्यूशन। और हम शिक्षकों का यह परम कर्तव्य है कि छात्र को अंतिम स्तर तक हम लोग ज्ञान दें, अपने पाठ्य योजना को इस प्रकार से बनाएं कि लर्नर को अंतिम स्तर तक ज्ञान हो। यह हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग अपने विद्यालय में, अपने कक्षा में ऐसे छात्रों को बनाएं जो नया कुछ कर सके। अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए हम लोग अपने कक्षा में इस प्रकार से अपने लेसन प्लान को क्रिएट करें कि वह ज्ञान लर्निंग के अंतिम लेवल जो है वहाँ तक उसका ज्ञान पहुँच सके। नॉलेज से शुरू होकर के एवोल्यूशन या क्रिएशन तक जा सके। अभी आपने देखा श्री गौरीशंकर जी के द्वारा प्रस्तुत हुई जो विषय ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एंड इट्स एप्लीकेशन, बहुत सुंदर ढंग से आपने इसको एक्सप्लेन किया, विस्तार से बताया। एज ए टीचर हमारी क्या भूमिका है, हमें लेसन प्लान किस प्रकार से बनाना है ताकि हमारे बच्चे उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो इसमें भाग लिए एज ए पार्टिसिपेंट, या जितने भी लोगों ने इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग किया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, और सीट खत्म। चलिए।